कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। Hello everybody, welcome to Zenith, the voice of India. 22nd April, 27 innocent lives have been lost in a dastardly terror incident in Pahalgam in Kashmir. Before we start our program, we'd like to pay our tributes to those brave hearts who lost their lives, and we'd like to assure the loved ones that the nation stands with them. As usual, I have with me our strategic affairs expert, Colonel Alice Best. Hi, Colonel Bish. How are you? Welcome to my show. I am absolutely fine, but I am saddened. मुझे अत्यंत दुख है आज की तारीख में जो भी कुछ पहलगाम में हुआ है. The entire nation is shocked actually at the turn of events. Kashmir has been witnessing record tourist turnout. Last year we had great numbers. Even this year has been shaping out quite well. And then this unfortunate incident happened. And close to the heels of that rather obnoxious speech by the Pakistani Chief of Army Staff General Munir when he was addressing those Pakistani overseas citizens at a rally in Islamabad. Your opening remarks on the incident. Why it had to happen now? Why? ये हमला क्यों हुआ, ये सबसे अहम मुद्दा है इस समय. इसके बारे में सबसे पहले ये सोचना होगा क्या ये उस कारण से हुआ कि भारत की आर्थिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है. अभी जो उथल पुथल मचा हुआ है उसके बीच में एक ही विश्व में चमकता हुआ सितारा है, वो है भारत. साथ में अगर आप देखें कि इसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा खास थी. और उसी वक्त जब उपराष्ट्रपति अमेरिका के श्री जेडी वैंस इस भारत को विजिट कर रहे थे, उसी वक्त यह हमला किया गया. क्या यह उनको एक संदेश देने का एक जरिया था? और उसी समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया गए हुए थे विजिट में, जिसमें कि कई सारे व्यापारिक समझौते होने थे, कई सारे उसमें ट्रेड डील्स होनी थी, एमओयू होना था, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होनी थी, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात होनी थी. तो उसको कह रहे थे कि एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में. अगर श्री जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं अपने अमेरिका के, उनकी जो विजिट थी उसमें यदि आप देखें तो F-35 फाइटर जेट्स की डील, मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि परमाणु रिएक्टर जो कि छोटे साइज में होते हैं 300 मेगावाट तक के, उनकी डील होने जा रही थी. भारत अभी उस मुहाने पे खड़ा है जहां 2030 तक ऐसे ऐसे रिएक्टर्स हमारे लग जाएंगे पूरे भारत में, जिससे 2030 तक कहते हैं कि कई 100 मेगावाट की बिजली भारत मॉड्यूलर रिएक्टर्स और बड़े रिएक्टर्स के द्वारा करेगी. So अगर आप I'm just देखें stopping you here for a minute. From what I could gather from your opening remarks, you are linking this attack to a larger aim of destabilizing our economy and sabotaging our international image, rather than it being an so-called attempts, so-called movement for liberation of Kashmir. Is it right? इसका कश्मीर से बहुत कम लेना देना है. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसके कुछ आंतरिक यानी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की. जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख का बयान आपने देखा, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हिंदुओं से हमारी संस्कृति अलग है, हमारा उनसे कोई मेलजोल नहीं है. टू नेशन थ्योरी को वो टूल दे रहे थे.
और उनके सेक्रीफाइसेस जो पाकिस्तान के लिए किए गए, उसके बारे में वह बता रहे थे। तो हो सकता है कि इसमें पाकिस्तानी सेना जिसकी की विश्वसनीयता या उनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में घटती जा रही थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस पूरे आवाम की जो थॉट प्रोसेस है, उसको भारत की ओर उसको दुश्मन दिखाने की प्रक्रिया के लिए भी किया जा सकता है। तो एक तो आर्थिक रूप से भारत पर हमला किया गया है कि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में मैसेज जाए कि भारत एक सेफ जगह नहीं है, यहाँ पे निवेश करना, यहाँ पे उद्योग लगाना, इंडस्ट्रीज लगाना, यहाँ से ट्रेड करना, ये सेफ नहीं है। एक तो ये कारण हो सकता है, और दूसरा कारण अपनी आंतरिक समस्याओं को इस तरफ डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है। तो ये मुख्य कारण मुझे अभी तक समझ में आ रहे हैं जिसके कारण से यह हमला किया गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो वो एक थियोलॉजिकल स्टेट के रूप में हुआ। पूरे विश्व में दो ही किस्म के देश हैं जो मजहब के या उनके रिलीजन वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मजहब के तौर पे बनाए गए, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। और पाकिस्तान के साथ ये समस्या है कि उनका जो निर्माण हुआ, जो उनके स्थापना करने वाले थे जिन्ना, वो कहते थे मुझे एक मदीना दे दीजिए और मैं मक्का पे विजय प्राप्त कर लूंगा। तो यह इनका बहुत पुराना मंसूबा है कि भारत को किसी तरह परेशान करते रहें, उससे युद्ध जैसी स्थिति बना के रखें। उनकी जो सेना है उसका अगर आप मोटो को समझें, वो कहते हैं ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। इसका मतलब ही यही है कि वो आपसे हमेशा युद्ध करते रहेंगे। हालांकि उनकी अभी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और उनकी आंतरिक सुरक्षा भी बहुत ज्यादा खराब है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वह केपीके हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो। हर जगह उनकी सेना पर हमले हो रहे हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए, और भारत जब उसका रिस्पांस करेगा तो अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है। Well, I agree with that. Your analysis is basically an attempt to divert attention from their own issues that Pakistan is facing. But there's another diabolical, very diabolical attempt also to create divisions within our composite society. But the way the tourists from the Hindu community were uh, set aside, they were taken aside, they were sought, they were this, they were totally distinguished from the other communities which were there. This is a very heinous attempt at creating tensions within India. जैसा कि आपको मैंने बताया, ये एक प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन मतलब उकसाया जा रहा है भारत को कि वह कोई सैन्य कार्रवाई करे, और पाकिस्तान की जो सेना है उसकी जो अहमियत है वो पाकिस्तान में बढ़े। तो ये एक बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड हमला हमारे ऊपर किया गया है। और इसमें एक उनके ईर्ष्या का कारण भी है, क्योंकि आप अतीत में या पिछले कई वर्षों में देखें कि सबसे बड़े डोनर्स, जो यूएस डॉलर्स की एड आती थी, वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका द्वारा आती थी। और उनके साथ यदि भारत के अच्छे संबंध होंगे तो उससे कई सारी परेशानियां पाकिस्तान के लिए जनरेट हो रही हैं। और सबसे बड़ी परेशानी, जैसा उन्होंने कहा कि वो हमारे देश के भीतर एक डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं। सऊदी अरेबिया न केवल एक काफी उन्नत देश है, लेकिन वह साथ साथ इस्लामिक देशों का लीडर भी है, क्योंकि वहां पे दो पावन इनके धर्म स्थल है। जिस मजहबी जो स्थल है, मक्का और मदीना,
उनका कस्टोडियन है सऊदी अरेबिया। तो यदि भारत के उनके साथ संबंध अच्छे होंगे तो हमारे जो अंदर रह रहे नागरिक हैं उनका भारत और सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके भीतर वो मजहबी उन्माद को जिंदा रखना चाहता है। तो जैसा आपने कहा कि ये टेररिस्ट ने प्लान करके हिंदू समुदाय के ऊपर हमला किया, इसका यह एक कारण हो सकता है। But the greatest strength of our society is the composite culture that we have, where Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, and all the other communities that stay here, they're united as one nation under one flag, under one constitution. That we hope and pray that sticks. That is our greatest strength. Now that this incident has happened and we have lost so many lives, very precious lives, what kind of a retaliatory action do you foresee from our side? We have got a whole range of देखिए, options. I'd like you to come out with the range of options that is available to India, and what is the most likely option that we may put in place. रिस्पॉन्स के विकल्प यानी कि वेज टू रिस्पॉन्ड, देयर ऑप्शंस, जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये हमला किया कैसे गया है। यदि आप ध्यान दें, जो पहलगांव में मेडोज थे जहां पे ये हमला किया गया, वह एक बड़ी विशेष जगह थी जिसकी कि मिलिट्री तौर पे रेकी करी गई। मिलिट्री तौर पे रेकी का मतलब ये है कि मेडोज जो थे वह मुख्य रोड से दूर थे और वहां पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। घोड़े या साथ में पैदल चलने का ही एक रास्ता था जो इन मेडोज में जा रहा था। और वहां पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे नहीं थे जो कि शॉर्ट नोटिस पे वहां पे पहुंच पाए। सैलानियों की, टूरिस्ट की संख्या जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा थी और उसका फायदा उठाते हुए पूर्णतः रेकी करके इसको बिल्कुल मिलिट्री प्रिसीशन के साथ अटैक किया गया। यदि आप उसके मैप को देखें तो जहां पे ये मेडोज है या लंबे लंबे जो लंबे और चौड़े मैदान रूपी हिल्स के बीच में ये प्लेन एरिया है, एक पहाड़ी के पीछे मेन रोड जा रही है जिसमें से श्री अमरनाथ यात्रा का कैंप लगता है। तो इससे एक और बात सिद्ध होती है कि कैंप जहां पे है उस पे भी थ्रेटन किया गया इस अटैक के द्वारा। साथ में तमाम जंगल हैं, जंगल के बीच से जो आतंकवादियों आबादी हैं उनके जाने का रास्ता बड़ा आसान है उधर से। और उसके अलावा यह देखा गया कि इन्होंने एक मिलिट्री स्टाइल अटैक किया जिसमें कि 10 आतंकवादियों के यदि शामिल होने का बात सामने आ रही है, उसमें से 4 मेडोज में जा करके पूछ पूछ के गोली मार रहे थे, कुछ स्नाइपर्स हाइट पे बैठे थे और एक और 4 आतंकवादियों का दस्ता दूसरे एंगल से सैलानियों के ऊपर अटैक कर रहा था। इसमें से एक आतंकवादी के सेवानिवृत्त पाकिस्तानी होने का भी खबर मिल रही है। तो यदि आप देखें कि चाहे इसके लिए लश्कर तोयबा इसका श्रेय ले या कोई भी आतंकी संगठन इसका श्रेय ले, इसमें एक साफ बात नजर आ रही है कि इसमें पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा हाथ है, इनकी ट्रेनिंग में, टारगेट के सिलेक्शन में, The हर तरीके से। Lashkar-e-Toiba or the Resistance Front, the new so-called new resistance militant outfit that is also claiming responsibility for this attack. There's just front organizations for the Pakistan Army. The real perpetrators of this crime are the Pakistan Armed Forces and the ISI and the Pakistan Army. It is whom we have to target. You have you have brought out in a very detailed way the modus operandi that is adopted. I would like you to dwell upon the options available to us as a nation. So we क्या saw मैं the way Israel
replied back to those heinous attacks of 23rd, or rather 7th October 23. How do you expect India to now retaliate? इसराइल और हमास का जो स्केल है वो काफी छोटा है, और उनके जो स्टेक्स हैं वो भी छोटे हैं। स्केल मतलब इसराइल का साइज, और हमास एक आतंकी संगठन था जो कि ईरान बैक था। बट यहाँ पे दो बड़े नेशन हैं, एक विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन है, और दूसरा जो कि अभी आतंकवाद का सहारा ले रहा है वो पांचवा सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन है, और दोनों के पास परमाणु बम है। लेकिन ये सब बातों को आप एक बार साइड में रख दीजिए, और इंडिया का रिस्पांस क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उसमें एनआईए की जो जांच प्रक्रिया चल रही है, वहां पे देखा गया है कि सेना के द्वारा इस्तेमाल करने वाले संचार के यानी कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए हैं, और इन सभी आतंकवादियों के साथ कैमरा भी लगा हुआ था, जिसकी की लाइव रिकॉर्डिंग बाहर जा रही थी। Live feed feed शायद was going back. लाइव फीड बाहर जा रही थी, जो Hmm. कि आपका मुजफ्फराबाद और कराची में In fact, इनके this हैंडलर्स live बैठे हुए feed थे। thing has become a norm in the earlier attacks in the Poonch Rajouri sector. There again, they were providing live feeds back to their control headquarters across the LC. तो इसमें अब भारत के पास क्या विकल्प होते हैं? तो तो भारतीय सरकार ने और अपनी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने तीन किस्म के 3 टियर के रिस्पांस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहला तो इन्होंने जो सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको निलंबित कर दिया है। इट हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस। तो उसके निलंबन से कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास कि ये कारगर होगा। देखिए, पाकिस्तान ने जो है पिछली बार की तरह बालाकोट स्ट्राइक जैसी चीज होगी इसको सोचा था, और अपने एवैक्स उड़ा दिए थे, और वो एवैक्स रात दिन निगरानी कर रहे थे। उनको ये नहीं मालूम था कि इस बार का जो स्ट्राइक है वो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से भी ज्यादा बड़ा है। हालांकि इसके बारे में कई दिनों से सोचा जा रहा था कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बने बहेगा, यानी कि टेररिज्म एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। Blood and water will और not flow एक together. यस, सो ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। सो इसमें जो है हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें कि इन्होंने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आता है। ऊपर से आप देखिए तो सबसे पहले है सिंधु नदी यानी कि इंडस, उसके बाद नंबर 2 पे आती है झेलम, फिर छिनाब, उसके बाद रवि, और उसके बाद ब्यास, और उसके बाद लास्ट में आपके सतलज। तो रवि, ब्यास और सतलज का पानी तो आप बराज बने हुए हैं, आप उनको पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। छिनाब, रवि, ब्यास और सतलज के साथ मिलकर के पाकिस्तान के पंजाब को एग्रीकल्चर और पीने का पानी देती है। अब रह गई बात छिनाब की। छिनाब के ऊपर रतले डैम ऑलरेडी बना हुआ है, और रतले डैम से आप जो है पानी को डाइवर्ट करके रवि नदी पे मिला सकते हैं। साथ में अगर आप चिनाब को देखें तो अखनूर से दक्षिण यदि आप आएंगे तो वहां पे एक ऐसा स्थान मिलता है जहां पे यदि आप लिफ्ट कैनाल बनाएंगे तो उससे जो है कथुआ, सांबा और पंजाब के बहुत बड़े हिस्सों में पानी को लाया जा सकता है। तो एक बार देखिए, मुख्य आपको ये बात समझना होगा कि पाकिस्तान का मुख्य प्रांत पंजाब है, और पंजाब हिट होगा तो सबसे ज्यादा दर्द होगा। आप ऊपर चले जाएं सिंधु नदी को, तो उसका जो रास्ता है वह बटालिक होते हुए आगे निकल जाता है, केपी के गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए, केपी के खैबर पख्तूनख्वा होते हुए, और सदर्न पंजाब में आकर के वह एंटर करता है। तो सदर्न पंजाब में तो सराइकी रहते हैं ज्यादा, और उसमें मेन पंजाबी
पाकिस्तान के पंजाबी नहीं रहते हैं। तो एज इट इज इंडस जो है, जब वहां पे आएगी, और ऊपर से इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरीज अफगानिस्तान से आती हैं, जैसे कि आपकी काबुल रिवर है, कुर्रम है, कुनार है। तो काबुल में भी मेरे ख्याल से डैम बन रहा है। एक रिवर को अविरल तरीके से, अबाधित तरीके से बहने में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत होती है। यानी कि एक लेवल का वाटर का वॉल्यूम होना चाहिए। जिस किस्म से अगर भारत ठान रहा है, और छोटे छोटे बराज भी इसने बना दिए, जैसे कि जहाँ पे इंडस रिवर पे आपके दूसरी बड़ी नदियां मिलती हैं, लेह से थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम अगर आप चलें तो जंस्कार रिवर मिलती है। और उससे डाउनस्ट्रीम में यदि आपने कोई बराज वगैरह बना दिया और वाटर स्टोर कर लिया, और इंटरमिटेंट रूप से आपने पानी छोड़ा, बिजली पैदा करी, तो रिवर में पानी बंद हो जाएगा, और पानी बंद होने से हाहाकार मच जाएगा। Yes, उनके I यहाँ agree ऐसे with ही। that. I mean, this is one aspect on which India is holding all the cards as of now. But the thing about this water game is that for the screws to be actually tightened and for the effect to be felt in places like Punjab in Pakistan, it will take, say, a minimum of 2 years from now on. I would rather like you to comment on the immediate options that we have. Yes, this is a very good beginning. The water accord that India has walked out of, that's a very good beginning, and that is going to have long-term ramifications on Pakistan. But now I'd like you to cover in a nutshell the short-term options that we have, which will bring for India immediate military gains. शॉर्ट टर्म मेजर्स बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले जो आपका एलओसी है, उसको गर्म करना होगा, और वो कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मैं एक स्टाफ अफसर के रूप में एलओसी पे भी कार्यरत रहा अपने सेना के सर्विस के दौरान में। और पूरी की पूरी जो इलाका है आपका, कारगिल का, द्रास का, बटालिक का, उस समय भी मैंने वहां पे देखा था कि किस तरीके से सेनाएं आपस में आर्टिलरी फायर का एक्सचेंज करते हैं, स्मॉल आर्म्स फायर का एक्सचेंज करते हैं। ये 2003 से पहले की बात थी। और 11 से 13 के बीच में मैं एलओसी में पाकिस्तान के जम्मू एरिया में पोस्टेड था। तो वहां पे काफी बड़ा स्कोप है। और अगर भारत की सेना वहां पे मोबिलाइज करती है, और उनको फोर्स करती है, और उन पे क्षति पहुंचाती है फायर के द्वारा, तो उससे उनका मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। एक भय की स्थिति पाकिस्तान की सेना में बन जाएगी। प्री रेकी टारगेटिंग, जो उनके वहां पे कई सारे टेररिस्ट कैंप्स अभी भी सक्रिय हैं, प्री रेकी टारगेटिंग उसको कई तरीके से भारत अभी कर सकता है। तो प्री रेकी टारगेटिंग अगर एलओसी के क्रॉस किया गया, जो कि होगा, और एलओसी को हर बार कई इलाकों से आप गर्म कर सकते हैं, तो मोबिलाइजेशन में जो पाकिस्तान का खर्चा होगा, कहते हैं उनके पास डीजल नहीं है, उनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, उनके पास आर्टिलरी के शेल नहीं है, उनकी सेना बहुत बुरी तरह से स्ट्रेस्ड आउट है, जो कि आपके खैबर पख्तूनख्वा से लेके वजीरिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान में फैली हुई है। वो सीमित हो गई है अपने कैंट के अंदर, जहाँ पे टीटीपी है और बीएलए है, ये इन पे लगातार हमले कर रहे हैं। तो इसको उनका आप पश्चिमी फ्रंट माने, वेस्टर्न फ्रंट माने, और अगर पूर्वी फ्रंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एलओसी अगर गर्म हो जाती है और उधर पे फायरिंग शुरू हो जाती है, तो इनको दोनों तरफ संभालना पड़ेगा। और साथ में अंदर आवाम जो है, वहां पे ऑलरेडी गेहूं जिसको गंदुम कहते हैं, आटा वगैरह इनके पास नहीं है, इनके पास खाने के पदार्थ नहीं है। ये डबल कॉस्ट पे यूएई से ला करके खाने के पदार्थ
प्याज, छोटी-छोटी चीज़ें इनको यूएई से खरीदना पड़ता है, जो कि इंडिया ही सप्लाई कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मेडिसिन, पाकिस्तान के भीतर जो एजुकेशन का स्तर है, वो इतना गिर चुका है कि इनके पास ना सही से डॉक्टर है, ना डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है इनके पास। तो मेडिसिन भी अभी भारत इनकी बंद करने जा रहा है, जो कि यूएई के द्वारा इनके पास आता था। तो आप ये देखिए कि ये ऐसे-ऐसे प्रभावी चीज़ हैं जिससे कि बहुत बुरा असर इनके ऊपर पड़ेगा। सिंध में ऑलरेडी जो पानी जा रहा था, वो पंजाब की जो सरकार है और पाकिस्तान की जो सरकार है, उस पानी को रोक रही थी। अब पानी रुक गया, खाना रुक गया, मेडिसिन रुक गई और दोनों साइड से पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। इनके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं, चीन इसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। और साथ में यदि आप देखें कि आज सारा विश्व भारत के साथ खड़ा है, जिसमें सबसे पहले मैं अमेरिका का नाम लूँगा। पहले जब भी कभी पाकिस्तान भारत पे अटैक करता था, तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ मिलता था। इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आप जवाबी कार्रवाई करिए और वो कहते हैं कि हम पूर्णतः भारत के साथ खड़े हैं। रशिया भारत के साथ खड़ा है, इज़राइल भारत के साथ खड़ा है, But the anger यूरोपीय inside our देश। country, we have very palpable anger. The whole nation is seething in anger, actually, uh, to uh, to have some kind of a bombing effect on that anger. Any immediate action that you'd like to bring about, that like to seek come about? देखिए Like इमीडिएट we एक्शन had the में Balakot airstrikes the last time Pakistan tried and misadventure. Can you look at something spectacular like Balakot happening again this time? इमीडिएट एक्शन में इस बार भारत का रुख थोड़ा-सा फ़र्क है। इसमें इनका Or जो are we उद्देश्य looking at है वो something on a long-term solution to the Pakistani issue? नहीं, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो खाकी है, उनके यहाँ कहते हैं ना कि यह जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो जो इनकी खाकी वर्दी है, पाकिस्तान की सेना है। भारत का इस बार उद्देश्य यही है कि पाकिस्तानी सेना का मैक्सिमम खून बहे। साथ में कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स अभी हमने देखा है कि पिछले गत वर्षों में कई बड़े-बड़े आतंकवादी और इवन आईएसआई के अधिकारी इनको उनकी जिंदगी से मुक्त किया गया था। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका हमें आइडिया नहीं है, ना ही पूरे विश्व को है। लेकिन यह सिस्टम जिसको एक अननोन गनमैन कहते हैं, वो तो शायद चलता रहेगा। उसमें भारत का हाथ है या नहीं है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन शायद जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेक्टेकुलर अटैक, तो जो अभी गवर्नमेंट है वो स्पेक्टेकुलर काम करने के फिराक में रहती है और कहते हैं कि हर एक एवरी एडवर्सिटी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी।